I failed 75. 99% लोग फेल हो जाते हैं। I failed 75 hard. I failed the 75 hard challenge. I failed. These are the times you can't control. ये दुनिया का सबसे मुश्किल चैलेंज है, बट अगर आपने इस चैलेंज को फॉलो कर लिया तो आपकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल सकती है। 75 hard क्या है? Biggest mistake I see when it comes to 75 hard. तो ये है अंकित, जिसे आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, और इन्होंने इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है पूरे वर्ल्ड में 75 हार्ड चैलेंज। तो ये चैलेंज है क्या? ये चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है जो कि अंकित ने दिया है, और इसमें कुछ बेसिक रूल्स है, 3-4 रूल्स है, जिसको कि आपको 75 डेज तक फॉलो करना है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, वर्ल्ड के बहुत ही जाने माने लोग हैं, जो कि ये 75 हार्ड चैलेंज को हार चुके हैं। वो चैलेंज पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले 2-4 दिन तो करने में बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद 4-5 दिनों के बाद आपको लगेगा, आप धीरे धीरे उसको करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि वो डोपामिन रिलीज होता है आपके बॉडी में कुछ नया चीज़ करने से करते वक्त। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन चले जाते हैं, उसके बाद आप उसको करने में वो मज़ा नहीं आता है। इसीलिए बहुत सारे लोग, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, उसमें से 99.9% लोग 75 हार्ड चैलेंज को भूल जाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे। लेकिन आपको सही तरीके से, अगर आपको पढ़ाई में सक्सेस होना है या फिर लाइफ में सक्सेस होना है, तो डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। और वो डिसिप्लिन आता है एक ये जो कंसिस्टेंसी से, और वो कंसिस्टेंसी आता है कैसे दोस्तों, कि हम लोग का जो गोल है, हमारा जो वाई, क्यों हम लोग करना चाहते हैं एक चीज़ को, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो ये जो 75 हार्ड चैलेंज जो भी है, उसको यूज कीजिए अच्छे से, और उसको एक्सेप्ट कीजिए, और उस चैलेंज को कंप्लीट कीजिए। और इसमें आपको करना क्या है कि 3 से 4 लीटर हर दिन पानी पीना है, 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली, 2 टाइम एक्सरसाइज करना है आपको अच्छे से। और पढ़ाई, अभी प्रीलिम्स आ गया है, तो प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट आपको 10 to 12 आवर्स डेडिकेटिवली, प्रोडक्टिवली आपको पढ़ाई करना है दोस्तों। तो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नंदू, आप सबका बंधु। स्वागत करता हूं मैं नंदू ट्यूटोरियल में आप सबको। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, और अपने पढ़ाई और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो वेलकम टू यू। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं हमारे जो उड़ीसा सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन है। तो ये जो एग्जामिनेशन है दोस्तों, जो कि 15 अगस्त को होने वाला है, अक्टूबर को होने वाला है, 15 अक्टूबर को होने वाला है दोस्तों। तो उसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस चल रहा है। आप देख सकते हैं अनीता मैडम हैं जो कि एनालिसिस करते हैं, वो 2020 का एनालिसिस कर चुके हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं वीडियो को। और मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ पूरा का पूरा 2006 से लेके 2020 तक, 2006 से लेके, आप देख सकते हैं 2006 से लेके 2020 का प्रीवियस ईयर ओडिशा सिविल सर्विस का डिटेल कंप्रेहेंसिव एनालिसिस करूंगा दोस्तों। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी इसमें। आपको इसमें पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या सोर्स हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इतना ही कहूँगा कि आपको पूरा का पूरा अच्छे से वो ट्रिक्स और टिप्स पता चल जाएगा कि प्री में क्या ज़रूरत होती है, कैसे प्री को क्वालिफाई किया जाता है, प्रीलिम्स को कैसे 100+ सेफ सिक्योर मार्क लाया जाता है, आपको उसके बारे में आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि मैं बताया, मेरा नाम नंदू है। मैंने खुद 2 बार 2020 और 2021 का प्रीलिम्स क्रैक किया है, इवन मेंस भी क्रैक किया है। तो प्रीलिम्स तो क्रैक किया है, तो हाँ, तो इसीलिए मैं आपसे कुछ अपना भी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करके चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है, ये 2006 का आज पेपर हमने 2006 का पार्ट 1 वीडियो है, जहाँ से 2060 का 50 क्वेश्चन, क्योंकि 2006 में एक्चुअली अभी का जो सिलेबस है और उस टाइम का जो सिलेबस था अलग हुआ करता था। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिससे कि क्वेश्चन से आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह अभी भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए। प्रोटॉन को देखिए इलेक्ट्रॉन का सिंबल दिया है, तो ये 1 गलत हो गया। अगर 1 गलत हो गया तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो जो ऐसे करते हैं उनका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। क्वेश्चन पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट करेक्टली मैच में आपका जो ये है, एक्चुअली नॉट करेक्टली मैच ही है। तो प्रोटॉन तो
नॉट करेक्टली मैच है, ठीक है। सेकंड बीटा पार्टिकल एक्चुअली डबली चार्ज हीलियम एटम होता है, तो सेकंड बी भी नॉट करेक्टली मैच, मतलब 1 2 बिल्कुल हो सकता है। तो 1 2 अगर हो सकता है तो ये हो सकता है और ये हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं न्यूट्रन में एक बोलता है कि मास नहीं होता है बट डेफिनेट चार्ज होता है। तो न्यूट्रन का चार्ज होता है क्या दोस्तों? न्यूट्रन का चार्ज नहीं होता है, तो 3 भी गलत है, तो 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है, तो आंसर होगा आपका डी। चारों का चारों जो स्टेटमेंट है वो गलत ही है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। एनर्जी ऑफ सन एराइजेस आउट ऑफ, सन का जो एनर्जी है वो किस तरीके से आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अगर देखेंगे सोर्स के बारे में, अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक में, साइंस बुक जो है आपका 9 10th का जो साइंस बुक है, वहाँ अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो ये आराम से आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सन का जो एनर्जी है ये भी एनसीईआरटी बुक्स है। एनसीईआरटी 9th 10th का बुक जो है अगर आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी का 9 10 साइंस बुक, तो डेफिनेटली आप सेकंड नंबर भी कर सकते हैं कि सर का एनर्जी कहाँ से आता है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि सर का एनर्जी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से आता है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से। थर्ड नंबर, कोलेस्ट्रॉल इन प्रेजेंट इन, कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है ये तो सबको पता ही होगा, एनिमल के फेट में होता है दोस्तों, एनिमल के फेट में होता है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए। द कॉम्बिनेशन विच कैनॉट एक्ट एज ए बफर सोल्यूशन, किसको बफर सोल्यूशन हम नहीं बोल सकते। तो इसका जो भी आप बफर सोल्यूशन देखेंगे तो इसका एनसीईआरटी बुक्स के 11 12 अगर केमिस्ट्री अगर पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे बफर सॉल्यूशन के बारे में कुछ पता चलता है। इवन 9 10th के भी बुक्स में थोड़ा सा आइडिया है। तो ये थोड़ा सा मीडियम से हार्ड लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें कि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर अगर देखेंगे तो बोराक्स और बोरिक एसिड आएगा दोस्तों, बी होगा इसका आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो होमोलाइटिक फिशन मतलब तोड़ना, हाइड्रोकार्बन रिजल्ट, हाइड्रोकार्बन अगर है, हाइड्रो और कार्बन मतलब CH, हाइड्रोकार्बन अगर है तो हाइड्रोजन और कार्बन वाले को अगर फिजन करेंगे मतलब तोड़ेंगे तो वो क्या बनता है, वो क्या बनेंगे? तो वो एक्चुअली अगर तोड़ेंगे तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे दोस्तों। क्या बनेंगे? आंसर होगा बी, फ्री रेडिकल्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ग्राफाइट न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, क्यों यूज होता है? तो ये एक्चुअली न्यूट्रन का वेलोसिटी को रिड्यूस करने के लिए होता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा सी, फॉर रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्राफाइट को यूज करते हैं जस्ट तो स्पीड को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन को, ताकि ज़्यादा वहाँ पे मतलब ब्लास्ट ना हो जाए, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रन को कम करने के लिए ग्राफाइट यूज होता है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है पूछा है कि गाल्वानाइज्ड आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज। तो आयरन जो होता है, गाल्वानाइजेशन क्या है? एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल का लेयर देना, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल के लेयर को चढ़ाने को ही बोलते हैं गाल्वानाइजेशन। तो ये गाल्वानाइज आयरन में जो रस्टिंग से बचाने के लिए इसके लिए यूज होता है, तो उसके ऊपर कौन सा मेटल को यूज किया जाता है? तो जनरली जिंक मेटल को यूज किया जाता है। याद रखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत रिपीट होते हैं ये सब क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है कि क्या बुक सोर्स फॉलो करना चाहिए हमको। ये जो भी मैं बता रहा हूँ अभी 6 का 6 क्वेश्चन सब एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी साइंस बुक 6th से लेके 10th तक पढ़ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा क्वेश्चंस वगैरह इससे आ जाता है। और मैं इसको पढ़ता हूँ और मैं अगर सच बोलूँ तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस का हेल्पफुल हो जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में, तो इसीलिए प्रैक्टिस करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो 6 नंबर में जिंक याद रखिएगा कि आयरन के ऊपर जिंक का मेटल चढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि मेनी आयनिक क्रिस्टल्स डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज। तो आयन का क्रिस्टल जो होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक आयन है, तो आयन के क्रिस्टल क्यों डिजॉल्व हो जाते हैं? सोडियम क्लोराइड, तो आयनिक क्रिस्टल क्यों डिजॉल्व हो जाते हैं पूछा है क्वेश्चन 8 नंबर में। तो क्यों डिजॉल्व हो जाते हैं? क्योंकि ये वहाँ पे फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, Na+ और Cl-, Na+ और Cl-। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, डी। वाटर डिक्रीज द इंटर आयनिक अट्रैक्शन, वाटर की वजह से वो दोनों के बीच में, आयन्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाता है, वो आयनिक अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है इन द क्रिस्टल एटाइज ड्यू टू इट सॉल्यूशन। तो जिसके वजह से वो एक्चुअली डिजॉल्व हो जाता है। तो आयन्स वगैरह क्यों वहाँ पे डिजॉल्व हो जाते हैं? क्योंकि ये दो आयन्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा और क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। तो यह जो 8 नंबर हम लोग डिस्कस की कि आयनिक क्रिस्टल क्यों डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनके आयन्स के बीच में अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो डी होगा उसका
आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सियानोबैक्टीरिया। ये भी देखिए एनसीईआरटी बुक से ही आपको उठाया गया है। तो नाइट्रोजन सियानोबैक्टीरिया जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इन लोग एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। उसको किस जगह पे यूज किया जा सकता है, ऐसे पूछा। तो हाइड्रोजन गैस डेफिनेटली आपको हाइड्रोजन का आजकल ग्रीन एनर्जी के हिसाब से यूज किया जाता है, एक बायोफ्यूल की जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है दोस्तों, 9 का होगा, सी होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट नंबर 10 देखिए। द कल्टिवेशन इन फॉरेस्ट लैंड बाय फेलिंग एंड बर्निंग ऑफ ट्रीज एंड द वेजिटेशन फॉर 1 or 2 years डन बाय द ट्राइबल पीपल। जो ट्राइबल पीपल्स लोग हैं वो कल्टिवेशन करते हैं फॉरेस्ट लैंड में। कैसे करते हैं? पहले फेलिंग करते हैं, पहले काट देंगे पेड़ वगैरह को, उसको जला देंगे, फिर वेजिटेशन करेंगे। जो आप जानते ही होंगे, उसको तो जनरली बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। बर्न कर देंगे, फिर से उसको छोड़ देंगे, फिर वहाँ से एग्रीकल्चर मतलब वहाँ पे करेंगे, तो उसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, वेरी बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से ही आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी के ज्योग्राफी बुक्स वगैरह में से भी मिल जाएगा, या फिर साइंस बुक से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, शिफ्टिंग कल्टिवेशन। 10 के बाद देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन बोलता है कि सॉइल इरोजन ऑन ए स्लोपी टेरेन कैन बी प्रिवेंटेड बाय डूइंग। सॉइल इरोजन अगर आपको प्रिवेंट करना है, एक स्लोपी टेरेन, एक टेरेन है जिसकी स्लोप है, और यहाँ पे अगर सॉइल इरोजन ना हो, आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिफोरेस्टेशन करोगे या नहीं करना है? चेक डैम बनाओगे? नहीं, डैम तो नहीं बनाएंगे। टेरेसिंग करोगे? क्या करोगे? टेरेस में टेरेस फार्मिंग जैसे टेरेस जैसे कर देंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपका सॉइल इरोजन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों? टेरेसिंग। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन है द प्रमोशन ऑफ विजिटर्स इन ए फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड में विजिटर का प्रमोशन जो किया जाता है विदाउट अफेक्टिंग द सबटल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को डैमेज भी नहीं करना है और विजिटर्स को भी प्रमोट करेंगे, तो उसको बोलते हैं इको टूरिज्म। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इको टूरिज्म। ये भी जनरल बेसिक क्वेश्चन है, इको टूरिज्म। 13 नंबर क्वेश्चन है बोटुलिज्म इज ए डिजीज कॉज्ड बाय। उस टाइम पे एक डिजीज, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जनरली, वो बोटुलिज्म एक डिजीज है जो कि किससे एक्चुअली होता है। तो बोटुलिज्म में आपको याद रखना पड़ेगा एक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन में बोला है कि एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस आपको मिल जाएगा, आपको बायोलॉजी बुक एनसीईआरटी के 12th के बायोलॉजी बुक में एलिफेंटियासिस मिलेगा, और वहाँ पे आपको वो मिलता है कि वो किस मतलब जो एलिफेंटियासिस जो होता है, एलिफेंट जैसा पैर हो जाएगा आपका, तो वो जो पैरासाइट होता है वो किस ऑर्गन पे ज़्यादा फोकस करता है? तो वो लिम्फ नोड के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, लिम्फ नोड को इफेक्ट कर देगा आपके लिम्फ को। तो ये आपको एनसीईआरटी बुक्स में ही मिल जाता है दोस्तों। तो एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है डेस इज ए सीवियर मेंटल इलनेस अल्टरिंग द होल पर्सनैलिटी। मेंटल इलनेस है, तो मेंटल इलनेस देखिए, ये आप जनरली मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे। मेंटल जो अल्जाइमर हो जाता है लोगों को, अल्जाइमर जिसमें कि होल पर्सनैलिटी, आदमी भूलने लगता है हर चीज़, अपने आप को भूल जाता है, अपने परिवार को भूल जाता है, तो अल्जाइमर बोलते हैं। तो वो 15 नंबर का आंसर होगा इसका, अल्जाइमर। ठीक है, चलिए 16 नंबर का देख लेते हैं। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोलता है जेरंटोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट। जेरंटोलॉजी एक्चुअली साइंस है जो कि डील करता है एजिंग से, एज वगैरह जो हो जाता है ना, जो एज तो वो उसको स्टडी करते हैं जेरंटोलॉजी। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको याद करना है। देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, कभी भी प्री में जब भी बैठने जाते हैं तो हमको 200 से 200 नहीं लाने आते, 200 से 200 नहीं लाना है, हमको सेफ स्कोर लाना है 100+, बस वो सेफ स्कोर है। पिछले बार का तो जानते हैं आप, कट ऑफ 71 गया है, बहुत कम जा रहा है कट ऑफ, तो 100 भी ले आए तो बहुत ही अच्छा है। तो डेफिनेटली सारा का सारा क्वेश्चन हमको अटेंड नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है। इजी और मीडियम लेवल का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से अटेंड करेंगे और अपना प्री को क्लियर करना है, बस इतना ही है। ठीक है दोस्तों, आपको हर 100 का 100 क्वेश्चन आना ज़रूरी नहीं है। एक पेड़ है, अगर आप एक पेड़ को इमेजिन करते हैं, एक छोटा सा अगर पेड़ है और यहाँ पे फल वगैरह है, नीचे फल वगैरह है, बीच में फल वगैरह है और ऊपर भी फल वगैरह है, तो आप जनरली नीचे के फल को और बीच वाले फल को तोड़ने का कोशिश कीजिए, ना कि ये ऊपर के फल को जिसको तोड़ने में 90% टाइम लगेगा और आपको मार्क भी बहुत कम मिलेगा। इसलिए जो कम टाइम पे आराम से ये सब फल तोड़ लीजिए और इजीली आपका काम भी बन जाएगा और आप भी वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। तो स्मार्ट वर्किंग यही करना है, स्मार्ट वर्क करके आगे बढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं।
जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी में क्या होता है, आजकल तो जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी एनसीईआरटी के क्लास 12th बायोलॉजी बुक में अगर देखेंगे तो जीन थेरेपी आपको वहाँ पे अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह वहीं से पूछा जाते हैं। तो इसका अगर आंसर देखेंगे तो इसका जीन थेरेपी जो है पहले टेस्ट किया गया था फिनाइल कीटोनूरिया के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आंसर होगा ए। 18 नंबर, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा रेस्पेक्टिवली। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है आप लोग को तो ये तो पता ही होगा, बेसिक क्वेश्चन है। अगर उस टाइम का अगर देखा जाए तो ये 545 और 250 था, उस टाइम का बात बोल रहा हूँ मैं, 545 और 250। अभी हालांकि 550 के आसपास हो गया है हमारा लोकसभा, और 552 भी चले जाता है वो, और ये 250 से लेकर 252 ये भी चले जाता है दोस्तों। तो थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप क्वेश्चन के हिसाब से देख के हम लोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसमें बोला है कि जो दो मेंबर हैं लोकसभा के, जिसको कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किया जाता है, वो किस आर्टिकल में दिया गया है? ये करंट अफेयर्स का मुद्दा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आर्टिकल है 331 और ये करंट अफेयर से ही आपको पता चल जाएगा। जनरली आप छोड़ भी सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन करंट अफेयर जो पढ़ता है वो उसके लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि जब भी इलेक्शन ईयर आते हैं तो ये सब मुद्दा वगैरह रहता है। और हाल ही में अभी जो रिजर्वेशन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो ये वाला जो था लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को अब अगर रिप्रेजेंटेशन ना भी देंगे तो चलेगा। तो चलिए 90 नंबर का आंसर है ए 331। 20 नंबर का आंसर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैन फ्लोर क्रशिंग बाय द मेंबर्स इलेक्टेड ऑन ए पार्टी टिकट टू द लेजिस्लेचर। तो कौन सा फॉलोइंग से बैन किया जाता है कि अगर आदमी फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो किस अमेंडमेंट एक्ट को लेके हम आदमी को निकाल सकते हैं, लेजिस्लेटर को, मतलब डिफेक्शन कर सकते हैं। यार बहुत इजी क्वेश्चन। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कि यूज करके हम किसी भी जो भी अगर रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करते हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो चलिए 20 क्वेश्चन खत्म हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 21st क्वेश्चन नंबर करते हैं। 21st नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पॉलिटी से आता है। फंडामेंटल राइट मतलब चैप्टर 3 है, कौन कौन सा आर्टिकल वगैरह है। वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो इसका आर्टिकल 12 से लेके 35 सबको पता होना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट्स, DPSP, वे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और सिली क्वेश्चन वगैरह आते हैं। चलिए अब 22 को देखते हैं कि प्रेसिडेंट कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब प्रमलगेट करते हैं दोस्तों, कब करते हैं? व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। जब दोनों हाउसेस अगर सेशन में नहीं रहेंगे तो ही जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 23rd नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट, वो बोले कि प्रीएम्बल वाज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों? तो कब कहा था दोस्तों? बेरी केस में दोस्तों। वेरी गुड, वेरी केस, यही तो आपको पता होना चाहिए। बेरी केस में उन्होंने कहा था कि ये नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट लेकिन केशवानंद भारती केस में और गोलकनाथ केस में उन्हें कहा था कि नहीं, एक्चुअली वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। 24 है वो 9th शेड्यूल जो है आपका, 9th शेड्यूल वो कब ऐड हुआ था? वेरी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही 9th शेड्यूल आपका ऐड किया गया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखते हैं 25 नंबर वाला क्वेश्चन। पंचायती राज दिवस, पंचायती राज कंट्री में कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो पंचायती राज 1959 से स्टार्ट हुआ था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लोकल बॉडीज़ का। ये आप देखेंगे ना, ज़्यादा स्कोरिंग रहता है अपना लक्ष्मीकांत का पॉलिटी। और वैसे मैं लक्ष्मीकांत फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन पॉलिटी का जो भी क्वेश्चन वगैरह आता है बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो उससे तो आपको डेफिनेटली आपको पूरा अच्छे से जो भी क्वेश्चन आ रहा है 90% क्वेश्चन आपको करना ही करना है। अब देखते हैं 26 नंबर। हु फाइनली अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो होता है, जो होता था प्लानिंग कमीशन का, तो कौन एक्चुअली उसको अप्रूव करते हैं? तो उस टाइम पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो 1952 में बना था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वही एक्चुअली अप्रूव करता है। वेरी इकोनॉमिक्स का बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है ये, आप कर ही सकते हैं। 27 नंबर, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टेट्यूटरी नहीं है? इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्लानिंग कमीशन तो ना ही स्टेट्यूटरी है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ही स्टेट्यूटरी है। तो इलेक्शन कमीशन भी देखेंगे, अगर देखा जाए ना, तो वो भी स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है, प्लानिंग कमीशन भी स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन वैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है। नॉट स्टेट्यूटरी में बहुत सारे हैं, तो ये एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत है।
लेकिन इसका आंसर अगर नहीं ना, इसका आंसर क्या है बोलूँ, इसका आंसर लेकिन ऐसे बी बोला जाता है प्लानिंग कमीशन। लेकिन देखा जाए तो ये चारों के चारों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कोई सा भी स्टेचुटरी बॉडी तो है नहीं, ठीक है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो डेफिनेटली चारों के चारों कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोई सा भी आंसर करेक्ट ही होगा, लेकिन वहाँ पे बोला गया है बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे 2-4 क्वेश्चन वगैरह इन लोगों का जो भी क्वेश्चन और ऑप्शन होता है वो ठीक ठाक नहीं रहता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। अब 28 नंबर देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड हुआ था। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही वो ऐड हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज़। 29 है, जीरो आवर क्या है, जीरो आवर क्या है, तो इसका आंसर होगा सी, जीरो आवर। देखिए मैं बताता हूँ क्या है, कि जब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर को अगर लेजिस्लेचर में अगर किसी को मुद्दा उठाना है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर, तो जीरो आवर में वो सब डिस्कशन किया जाता है। तो दस में बेसिक क्वेश्चन है आपका, पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, इंदिरा महिला योजना जो उस टाइम पे था, इंदिरा महिला योजना, तो ये इंदिरा महिला योजना कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये अगस्त 1995 को, मैं भी भूल चुका हूँ ये, लेकिन इसका आंसर है अगस्त 1995। स्कीम्स वगैरह से क्वेश्चन आता है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था कब नहीं, लेकिन बहुत ही आउटडेटेड टॉपिक है। लेकिन 2006 का पेपर हम लोग अभी एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन तो उसके हिसाब से तो उस टाइम पे चलेगा, ठीक है। अब 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 16th कॉमनवेल्थ गेम से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है ओपीएससी में, 2-4 क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से आता ही आता है। तो जो 16th कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कहाँ हुआ था, तो उस टाइम पे मलेशिया में हुआ था। नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अभी के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। पाल्क स्ट्रेट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। जो पाल्क स्ट्रेट जो है वो किसको किसको सेपरेट करता है, वेरी मतलब बहुत ही पिद्दा क्वेश्चन है, इसको बोल सकते हैं। इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है पाल्क स्ट्रेट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 33 देखिए, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया इज, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर क्या था, अप्सरा, और क्या, अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर आप पढ़े हो तो अप्सरा इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया। 34 नंबर पे आ जाते हैं आप, 34 नंबर क्वेश्चन पे। तो उस टाइम पे भारत रत्न अवार्डी, उस टाइम पे कौन कौन जिसको कि भारत रत्न मिला था, तो इसका आंसर होगा बी, राधा कृष्ण, राजा गोपालाचारी और सीवी रमन। राधा कृष्णन, राजा गोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है दोस्तों। सीवी रमन को भी मिल चुका है, राजा गोपालाचारी को भी भारत रत्न मिल चुका है, और राधा कृष्णन को भी भारत रत्न मिल चुका है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 35 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर। एनपीटी जो है, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये कब फोर्स में हुआ था, साइन कब हुआ था ये नहीं पूछा है, फोर्स में कब आया था ये पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1968 में ये साइन हुआ था, लेकिन फोर्स में आया था 1970 में, 1970 में। देखिए 36 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ही इकोनॉमिक्स का अब 9-10 के बुक्स में आपको ये मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका कि सिंपल सा आंसर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, देखिए ये भी सिविक्स का, इकोनॉमिक्स का बहुत ही पिद्दा क्वेश्चन है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि 10th क्लास के बुक से आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी के बुक से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पे कोई सा भी एक भी आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव। क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है दोस्तों, कि अगर एक पॉपुलेशन में 1000 बच्चे अगर पैदा हुए तो बिफोर पहले बर्थडे के अंदर कितने मर गए, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1000 बच्चे में से कितने बच्चे अपने फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किए, उसी को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी ऐसे नहीं दिया। 38 नंबर, लार्जेस्ट शेयर ऑफ सेविंग्स इन इंडियन एक्यूर्स, तो ज़्यादातर सेविंग्स वगैरह कहाँ से मिलता है, हाउस होल्ड सेक्टर से ही सेविंग वगैरह। इसका आंसर होगा ए। सेविंग्स अगर देखेंगे ना हमारी कंट्री में ज़्यादातर हाउस होल्ड सेक्टर से ज़्यादा सेविंग्स वगैरह आता है। इंडियन प्लानिंग के बारे में क्वेश्चन है, तो इंडिया का प्लानिंग क्या है, डेमोक्रेटिक है कि टोटलिटेरियन है कि क्या है, हमारा डेमोक्रेटिक है। ये तो सिंपल तुक्का मार के भी आप बोल सकते हो, डेमोक्रेटिक है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, एक्चुअली क्या है, मतलब उनका क्या मेनली उद्देश्य रहता है। जो देखिए वो करते क्या है, वो मनी एक्सपांसन को देखते हैं, कंट्रोल करते हैं, मॉनेटरी एक्सपांसन को कंट्रोल किया जाता है। 40 नंबर। 41 नंबर देखिए दोस्तों, 41 में इन्फ्लेशन इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर्स हैज़ बीन ए टाइप ऑफ, जो इन्फ्लेशन अभी उस टाइम पे जो भी हो रहा था वो किस टाइप का इन्फ्लेशन था। तो अभी का जो इन्फ्लेशन है देखेंगे तो कभी कभी डिमांड पुल के वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है, कभी कभी कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन होता है। जैसे कि अभी ओनियन का रेट बहुत बढ़ गया था, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, बहुत डिमांड ज़्यादा हो गया था। तो ये एक्चुअली करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको ये बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग होगा और करंट अफेयर से आप
मुझे तो ही ये क्वेश्चन वगैरह कर पाएंगे, नहीं तो इसको क्वेश्चन को छोड़ देना ही में भलाई है। तो उस टाइम का जो इसका आंसर अगर देखेंगे तो नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए छोड़ते हैं, 42 नंबर पे बढ़ जाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इमेंसली सूटेड टू इंडियाज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिकॉज दीज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज़्यादातर अभी फोकस करने की बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर को। तो क्यों ऐसे बात करते हैं कि चलो एमएसएमई की स्मॉल सेक्टर को फॉलो करा जाए? क्योंकि उससे डिसेंट्रलाइजेशन होगा, दैट्स ग्रेट, राइट। मेक पॉसिबल द यूज ऑफ लेटेंट रिसोर्सेज, मतलब हमारा जो कम रिसोर्सेज का अच्छे से यूज हो पाएगा, वो भी सही है। इम्पोर्ट लाइट एंड स्किल लाइट, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा दोस्तों। चारों का तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो तीनों बेनिफिट है, इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हमको उसको प्रमोट करना चाहिए। अब किलो वाट आवर क्या है, ये भी देखिए एनसीईआरटी बुक्स के साइंस बुक का जनरल क्वेश्चन है। किलो वाट आवर जो है ये यूनिट है एनर्जी का, ठीक है। टाइम का तो नहीं है, टाइम का सेकंड है। डिस्टेंस का क्या है, किलोमीटर वगैरह है, ठीक है। पावर का भी एनर्जी वही जूल के टर्म्स में कुछ आएगा, लेकिन एनर्जी का आएगा किलो वाट आवर में, ठीक है। अब देखते हैं 44 नंबर, जो आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया है। तो इसमें बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम में कांस्टेंट रहता है। अगर वैक्यूम में अगर लाइट को अगर छोड़ेंगे तो उसका वेलोसिटी हमेशा क्या रहता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये है स्पीड ऑफ लाइट जो कि वैक्यूम में ये एक्चुअली लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी से पता चलता है। अब 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वन कैन हियर नो साउंड ऑन मून बिकॉज हमको मून में साउंड सुनाई क्यों नहीं देता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। सिंपल सा आंसर ही है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं, क्योंकि साउंड को एक मीडियम चाहिए। ये भी एनसीईआरटी बुक्स में अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। 46 नंबर अगर देखेंगे तो एक आइडियल गैस होता है, उसका प्रेशर अगर बॉक्स में देखेंगे अगर फिक्स कर दिया जाए, वो जो PV = nRT वाला कंसेप्ट नहीं है, आपको पता है PV = nRT, ये वाला सिंपल सा इक्वेशन को लेके आपको ये वाला करना है। वो बोला है कि एक आइडियल गैस है और उसका वॉल्यूम फिक्स कर देंगे, वॉल्यूम को फिक्स कर देंगे। अगर वॉल्यूम फिक्स कर देंगे तो वॉल्यूम अगर फिक्स है तो प्रेशर किस से डिपेंड हो जाएगा, प्रेशर किस पे डिपेंड होगा, प्रेशर R और T पे डिपेंड हो जाएगा, टेम्परेचर पे डिपेंड हो जाएगा। तो डायरेक्टली विथ इट्स टेम्परेचर होगा इसका आंसर, वो टेम्परेचर से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो रिलेट हो जाएगा। अब देखते हैं 47 नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग पोलराइजेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें कि इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स होते हैं, तो उनका नेचर क्या है, इनका नेचर क्या है, ट्रांसवर्स वेव है और क्या, ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। 48 नंबर देखिए, 48 नंबर, जो व्हाइट लाइट पास करता है प्रिज्म में, ये भी देखिए 10th क्लास और 9th क्लास के साइंस बुक से आपको मिल जाएगा। ये व्हाइट लाइट जो पास होता है प्रिज्म में, उसमें रिफ्रैक्शन होता है कि क्या होता है, कि डिस्पर्सन होता है, लाइट डिस्पर्सन होता है। व्हाइट लाइट अगर यहाँ पे अगर प्रिज्म रखेंगे, व्हाइट लाइट अगर देंगे तो 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट विबगोर का कलर आता है, तो उसको क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोला जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन भी होता है वहाँ पे, रिफ्रैक्शन होके लेकिन डिस्पर्सन वाला फेनोमेना से आपको 7 लाइट दिखता है, ठीक है। एर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक ऑफ दोज, एर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर देखेंगे तो किस टाइप का है, एक डाइपोल के टाइप का दिखता है, डाइपोल, ठीक है। ये अर्थ है तो यहाँ नॉर्थ से साउथ से आपका ऐसे डाइपोल, मतलब 2 पोल है ना, डाइपोल है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसीलिए तो डाइपोल, डाइ मतलब 2 पोल, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम लोग ये आज का वीडियो को अंत करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन के पहले मैं डिस्कस करने से पहले से आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, लैंग्वेज अच्छा लग रहा है, डिस्कशन अच्छा लग रहा है, ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है, जो भी अच्छा लग रहा है, मेरा ये बोलना अच्छा लग रहा है, तो वो वाला कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो जो अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे बोलने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वो अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी अच्छा नहीं लग रहा है वो भी लिखिए, जो भी लग रहा है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए प्लीज़। इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन जो आर वाचिंग, और जो देख रहे हैं ना वो अपना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में ना यही सब चीज़ हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और जिसमें ज़्यादा टाइम हमको स्पेंड करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सब काम नहीं करते हैं। क्योंकि उनको एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं करना है, उनको बस टाइम पास करना है बस। लेकिन जहाँ एक्चुअली ज़्यादा टाइम देना चाहिए वहाँ टाइम नहीं देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक एनर्जी इन रिएक्टर इज ऑब्टेन, जब एटॉमिक एनर्जी कैसे रिलीज होता है, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है, एटॉमिक एनर्जी रिलीज करने के लिए एक न्यूट्रॉन होता है बड़ा सा,
न्यूट्रॉन को एक्चुअली स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है, जिससे कि तोड़ने से एनर्जी रिलीज होता है। रेडी होगा इसका आंसर, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्ली बाय न्यूट्रॉन। सॉरी मैं आपको गलत बोल दिया, एक न्यूक्लियस है, बड़ा वाला न्यूक्लियस रहता है जिसमें कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह रहते हैं, और उसको तोड़ा जाता है कैसे? बाय हीटिंग ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हिट करके इसको तोड़ा जाता है न्यूक्लियस को, और वहाँ से ढेर सारा एनर्जी निकलता है, उसको एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं दोस्तों। तो थैंक्स, और अगर अच्छा लगे तो इसको कंटिन्यू कीजिए सर बोलिए। तो मैं आपको 2006 से का 50 क्वेश्चन किया हूँ, वैसे बाद में फिर से इसका 2 वीडियो आएगा, क्योंकि पहले 150 क्वेश्चन पूछा जाता था, एक ही पेपर होता था, तो इसको 3 वीडियोस में हम पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे 2006 का पूरा पेपर। उसके बाद 2006 से पूरा बाद में धीरे धीरे 2011 का, और बाद में 11 से लेके पूरा बस ही 13, 15, 16 से लेकर 2022 का पूरा सारा का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। और डेफिनेटली बोल रहा हूँ ये सब क्वेश्चन से आपको 20 क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होगा, मतलब डायरेक्टली 40 मार्क का हेल्पफुल हो जाएगा। 40 मार्क डायरेक्ट हेल्पफुल होगा, और इनडायरेक्टली 50 to 60 मार्क। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है दोस्तों। और इसमें बहुत सारी चीज़ पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन को आंसर कैसे करते हैं, सोर्स क्या है, क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, ये भी आपको पता चलेगा। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।